हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 26, 27 और 28 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई तरह के टॉपिक हैं आज के करंट अफेयर्स में, जैसे देश का पहला राज्य जिसने महिलाओं को पति के जो पैतृक संपत्ति है उसमें सह स्वामित्व का अधिकार दिया है, को ऑनर राइट दिया है। 5 राज्यों में जो चुनाव की घोषणा हुई है, तो कहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं, किन किन राज्यों में, वहाँ कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, कब कब चुनाव होंगे, कब रिजल्ट आएगा। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, तो क्या है ये गाइडलाइन और इससे क्या बदलाव होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 उसकी घोषणा हुई है, तो कौन कौन से अवार्ड किन किन को मिले हैं। यूपी विधानसभा ने विधि विरुद्ध धर्म संवर्तन प्रतिषेध विधेयक पास किया है, जिसको न्यूज़पेपर्स ने लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बताया। तो इसमें क्या है, क्या बदलाव होने जा रहा है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है दोबारा किसे। तो इस तरह के कई सारे टॉपिक हैं, उसका डिटेल में मैं बताता हूँ, आपको पता ही है। तो इन सब का PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी, तो वहाँ पर चुनाव का ऐलान किया है, विधानसभा चुनाव का। तो इसके नतीजे कब आएंगे? आंसर होगा 2 मई। ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोरा, और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। तो उन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी में ये बताया। तो अब मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल है, तो वहाँ पर टोटल विधानसभा कितनी है, सीटें, विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, 294। ओके, 294 सीटें हैं। 8 फेज में यहाँ पर मतदान होगा, वोटिंग होगी। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी हैं? तृणमूल कांग्रेस है, भाजपा है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं। ओके, अभी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अब बात कर लेते हैं केरल की। यहाँ पर विधानसभा की जो सीट है टोटल, उसकी संख्या है 140। ओके, 6 अप्रैल को मतदान होगा, एक ही फेज में होगा केरल में। और वहाँ की प्रमुख जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वह है माकपा, और भाकपा का लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है। ठीक है, कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है वहाँ पर, UDF, और भाजपा और अदर कुछ और पार्टियाँ वहाँ पर। मुख्यमंत्री इस वक्त कौन है? P. विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। वहाँ पर विधानसभा की टोटल जो सीटें हैं वो 234 है, 234। 6 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होगा, एक फेज में ही होगा। तमिलनाडु में जो राजनीतिक पार्टी है वो गठबंधन है, वो DMK की अगुवाई में है। UPA वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं उसमें कहें तो DMK बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी अगुवाई में UPA है। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें कांग्रेस भी है। और दूसरी तरफ AIADMK के अगुवाई में NDA है, जिसमें भाजपा भी है। ठीक है, मुख्यमंत्री अभी कौन है? K. पलानीस्वामी, और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। अब बात कर लेते हैं असम की। यहाँ पर विधानसभा में टोटल सीट है 126। ओके, और असम में 3 फेज में चुनाव होने हैं। 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को मतदान होगा, वोटिंग होगी। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ पर अभी? सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर जगदीश मुखी। अब बात करते हैं 5वें जो ये यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, तो वहाँ की। तो यहाँ पर विधानसभा की टोटल सीट है वैसे 33, लेकिन 30 पर ही इलेक्शन होता है, 3 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। ओके, तो पुदुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान होंगे। मुख्यमंत्री तो अभी कोई नहीं है, पद खाली है। इससे पहले V. नारायण स्वामी थे। गवर्नर हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तमिल साई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन जारी किया है, तो इसके तहत सरकार या जुडिशरी के निर्देश पर कितने समय में कंपनियों को कंटेंट हटाना होगा अगर कोई विवादित है और गैर कानूनी है तो? आंसर होगा 24 घंटे, 24 आवर्स। ठीक है, केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया को लेकर चेंजेस किए हैं
अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें अनाउंस किया रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने, दोनों ये अनाउंस किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है और OTT प्लेटफॉर्म के लिए, और उनको मानना पड़ेगा। देखिए, सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को रूल्स मानने होंगे तभी वो भारत में कारोबार कर सकते हैं। उनका स्वागत है कारोबार करने के लिए। तो नियम का नाम क्या है, गाइडलाइन का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटरी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ओके, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना ये नाम, ठीक है, ये रूल्स का नाम होगा। देखिए 2011 में भी कुछ रूल्स बने थे तो उसको ये सुपरसीड कर देगा, यानी यही रूल जो है वो लागू रहेगा। तो क्या क्या पॉलिसी है, सोशल मीडिया की गाइडलाइन पॉलिसी क्या है? तो देखिए 2 तरह की कैटेगरी रखी गई है सोशल मीडिया की, इंटरमीडिएट और सिग्निफिकेंट कैटेगरी। ओके, सिग्निफिकेंट मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं वो सब, तो सबको ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा। ओके, कोई अगर सवाल उठाता है तो उसको जवाब देने के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। 24 घंटे में शिकायत दर्ज करनी होगी और 14 दिन में निपटारा करना होगा उसको। अगर यूजर खासतौर पर महिला है और उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उसकी शिकायत हुई तो 24 घंटे के अंदर में कंटेंट को हटाना होगा सोशल मीडिया कंपनी को। गैर कानूनी मामले में सरकार या न्यायपालिका के निर्देश पर 24 घंटे में ही कंटेंट को हटा देना होगा। सिग्निफिकेंट जो सोशल मीडिया है उसको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, जैसे फेसबुक और जो ट्विटर है इन सबको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा जो कि भारत का ही निवासी होगा। एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा जो कानूनी एजेंसियों के 24 घंटे संपर्क में रहेगा, सीधे कांटेक्ट में रहेगा, मतलब कानूनी एजेंसियां कांटेक्ट कर सकेंगी सीधे। मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करनी होगी इन सब सोशल मीडिया कंपनियों को। सोशल मीडिया पर कई सारी गलत बातें होती हैं तो सबसे पहले खुरापात किसने की इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनी को बताना पड़ेगा। हर सोशल मीडिया कंपनी का भारत में एक पता होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास यूजर्स वेरिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब हो सकता है अगली बार आपसे पूछा जाए, आप अपने आप को वेरीफाई करिए कि आप ही वो व्यक्ति हैं, चाहे वो जैसे मोबाइल के थ्रू होगा, OTP के थ्रू होगा, इन सब के थ्रू होगा। सोशल मीडिया के लिए जो नियम नोटिफिकेशन जो है वो लागू हो गए हैं एक तरह से, और हालांकि जो बड़ी कंपनियां हैं उन सबको 3 महीने का वक्त दिया गया है कि वो अपनी स्थिति को सुधार लें। तो अब देख लेते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या गाइडलाइन है। OTT यानी ओवर द टॉप कौन कौन से हुए, जैसे शुमारू हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, G5 हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, तो ये सब हो गए OTT प्लेटफॉर्म। इसके अलावा डिजिटल न्यूज़ मीडिया है, उनको भी अपने बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन हालांकि अभी अनिवार्य नहीं किया गया है, और दोनों को ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लागू करना होगा ताकि अगर कोई गलती पाई गई है तो खुद से रेगुलेट कर लें, वो खुद को ठीक कर लें। OTT प्लेटफॉर्म को खासतौर पर सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई भी नामी हस्ती इसका हेड करेगी, जो चीफ होगी। सेंसर बोर्ड की तरह OTT पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था करनी होगी। एथिक्स कोड जो है वो TV और सिनेमा जैसे ही रहेगा। डिजिटल मीडिया पोर्टल्स जो हैं, वेबसाइट हैं, उनको अफवाह और झूठ फैलाने का कोई भी अधिकार नहीं होगा, तो उस पर उनको लगाम लगाना होगा। तो ये सब बातें ये गाइडलाइन में कही गई है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में चाहे UPSC हो, SSC हो, UPPSC हो, मतलब स्टेट के भी जो PSC के एग्जामिनेशन है उन सब में ये काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला राज्य जिसने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार दिया है, को ऑनर राइट दिया है पति की पैतृक संपत्ति पर, देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने ये अधिकार देने का अध्यादेश जारी किया है फरवरी में, अभी हाल ही में। और बता दूं कि उत्तराखंड ही ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का अधिकार दे रहा है। ये अध्यादेश आजीविका की तलाश में राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर, तो वहाँ से होता ये है कि बहुत बड़ी संख्या में पुरुष दूसरी जगह जाते हैं आजीविका की तलाश में, मैदानी इलाकों में या दूसरे राज्यों में, तो ऐसे में वहाँ महिलाएं ही रह जाती हैं। उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए ये काम किया गया। अध्यादेश जो है वो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराएगा एक तरह से।
ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि देश में महिलाओं को लेकर संपत्ति का क्या कानून है। देखिए, भारत में महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को धर्म और जनजाति के संबंध में अलग अलग बांटा गया, अलग अलग धर्मों के हिसाब से। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है, तो उसमें संपत्ति को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पैतृक और स्वअर्जित। स्वअर्जित वो हो जाता है जो कि कोई खुद ही अपनी कमाई से संपत्ति खरीदता है और वो चाहे तो अपनी बेटी को दे सकता है, बेटे को दे सकता है या दूसरे को भी दे सकता है। उस संपत्ति पर दावा नहीं हो सकता है, बेटे बेटी दावा नहीं कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति में ये होता है कि पैतृक संपत्ति में पुरुषों की वैसे ही अर्जित संपत्ति आती है जो कुछ पीढ़ी से पहले से हो, कुछ पीढ़ी पहले से हो, ठीक है। जैसे दादा की संपत्ति हो, परदादा की संपत्ति हो, ये सब जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति कही जाती है। और हालांकि साल 2005 से पहले तक पैतृक संपत्ति पर केवल बेटों का ही अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में बेटियों को भी बराबरी का अधिकार दे दिया गया। तो इसके बाद से बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझेदार बना दिया गया। बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया है तो कृषि भूमि का भी बंटवारा कर सकती है, वो ले सकती है अपना हिस्सा। ओके। और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी जारी किया था कि बेटियों को समान उत्तराधिकारी का दर्जा भी दिया था। ओके, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, क्वेश्चन में बात हो रही है पति की संपत्ति में अधिकार, ठीक है। तो अभी तक जो बाकी राज्यों में जो नियम है और पहले से उत्तराखंड में भी जो नियम थे कि शादी के बाद पति की संपत्ति पर महिला का हक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन भरण पोषण का अधिकार है, मतलब उनकी आजीविका जो है भरण पोषण हो इसका अधिकार है महिलाओं को, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। पति की संपत्ति से अपने मायके में अधिकार है उसको, ठीक है। वैवाहिक विवादों में अगर कोई कानूनी प्रावधान आता है तो पत्नी को यानी महिला को गुजारा भत्ता मिल सकता है पति से। और हाँ, महिलाओं की संपत्ति का अधिकार बताएं तो अगर पति जो है उसकी डेथ हो जाती है और विडो हो जाती है महिला, तो उस मामले में उस पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार रहता है। लेकिन जब तक पति जीवित है तब तक पैतृक संपत्ति पर, पति के पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता है। लेकिन उत्तराखंड अब ऐसा पहला राज्य बन गया है जो पति की पैतृक संपत्ति का बराबर अधिकार देता है। मतलब एक महिला की अगर किसी से शादी हुई है, उस पति के पिता की यानी पैतृक संपत्ति है उसमें इनका जो अधिकार होगा उसका आधा इसका भी अधिकार होगा। तो को ऑनर का अधिकार एक तरह से मिल गया है। उत्तराखंड में देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि विशेष तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पति और पत्नी दोनों आजीविका के लिए खेती पर शामिल है। लेकिन आमतौर पर वहाँ देखा गया है कि पति जो है वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए और महिलाएं जो हैं वहाँ पर 90% खेतों का काम महिलाएं ही करती हैं। इसके बावजूद महिलाओं को मेहनत की मान्यता नहीं मिलती है। अगर लोन लेना होता है तो चूँकि वो स्वामी नहीं होती है उस ज़मीन की, इसलिए उनको लोन भी नहीं मिलता है, पति बाहर रह रहा होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक तरह से ये कानून अध्यादेश के रूप में लागू हुआ है। और हाँ, ये जो अध्यादेश लागू किया गया है, इस बाद में इसको विधानसभा से पास भी किया जाएगा और कानूनी रूप भी दे दिया जाएगा। अभी भी कानूनी रूप है अध्यादेश के तौर पर, लेकिन आगे अस्थायी कानूनी तौर पर दे दिया जाएगा इसको मान्यता, ठीक है। तो इसमें यह भी होगा कि यदि महिला तलाक ले लेती है और दोबारा शादी नहीं करती है, तब भी वो जो पूर्व पति है उसकी संपत्ति की अधिकारी होगी आधी संपत्ति की। लेकिन अगर महिला दोबारा शादी कर लेती है तो पहले जो पति है, पहला पति है, उसकी संपत्ति से अधिकार वो खो देगी। फिर जो वर्तमान पति होगा उसकी संपत्ति से अधिकार, उसकी संपत्ति पर अधिकार होगा। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसलिए थोड़ा डिटेल में मैंने बताया। उत्तराखंड की बात हो रही है। गवर्नर कौन है इस वक्त? बेबी रानी मौर्य। राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अमेजन पर बेस्ट सेलर है। बुक भी अवेलेबल है और PDF भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अदालत ने फैसला सुनाया कि महिला का मायका पक्ष भी महिला का परिवार का हिस्सा है और विधवा की तरफ से अपने भाइयों के बेटे के नाम पर संपत्ति करना गलत नहीं है? आंसर होगा इसका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये फरवरी में फैसला सुना है। इंपॉर्टेंट फैसला है
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने ये फैसला सुनाया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उसके तहत। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात, मतलब कि अगर विधवा महिला है तो वो अपनी संपत्ति अपने भाइयों के बेटे के नाम कर सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 24 फरवरी 2021 को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। तो इसके तहत अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान है? आंसर होगा 10 साल। ठीक है, वैसे ही ये कानून जो है लागू था ऑर्डिनेंस के तौर पर, क्योंकि 6 महीने ही लागू रहता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कानूनी जो अस्थायी बनाने के लिए कानूनी तौर पर इस कानून को ये बिल पास किया है विधानसभा में। मुख्य तौर पर 4 बातें हैं। लालच, झूठ बोलकर या जोर जबरदस्ती करके कराया गया धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन अगर कराया जाता है तो अपराध माना जाएगा। नाबालिग, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी कराने वाले को ये साबित करना होगा तो उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है। लड़की का धर्म बदलकर अगर शादी कराई जाती है तो शादी को नहीं माना जाएगा। ज़बरदस्ती प्रलोभन से अगर शादी कराई जाती है और धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये गैर जमानती अपराध होगा। ओके, और कानून तोड़ने पर, जैसा क्वेश्चन में ही देख रहे हैं आप, अधिकतम 10 साल का कारावास हो सकता है। कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना है और 1 से 5 साल तक की सज़ा है। अगर नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति की लड़की के साथ इस तरह का काम होता है तो 25,000 रुपये जुर्माना और 3 से 10 साल तक की कारावास का ये प्रावधान रखा गया है इसमें। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस अर्धसैनिक बल के इतिहास पर आधारित पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 ईयर की स्वर्ण गाथा का विमोचन किया है? आंसर होगा सीआरपीएफ की ये एक तरह से उसी पर बुक है। अभी हाल ही में गृह मंत्री ने ये पुस्तक जारी की है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के इतिहास पर ये आधारित है और इसका संकलन जो है, बहुत सारे तथ्य हैं, इसका संकलन किया डॉक्टर भुवन कुमार झा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा दीपिका पादुकोण। अभी हाल ही में ये अवार्ड की घोषणा हुई है। 5वां संस्करण था, मुंबई में आयोजित हुआ है। और आपको क्लियर कर दूं कि ये जो अवार्ड है ये दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है जो गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है। ये एक संगठन है दादा साहेब फाल्के के नाम पर, वो ये अवार्ड दे रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो अलग अवार्ड है और ये एक अलग अवार्ड है। ये फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए ये बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्टर के लिए किसे चुना गया है? आंसर होगा अक्षय कुमार। किस फिल्म के लिए? तो मूवी लक्ष्मी के लिए ये अवार्ड दिया गया है अक्षय कुमार को। ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर जारी हुई थी। हॉरर कॉमेडी फिल्म है ये, इसका प्रोडक्शन खुद अक्षय कुमार ने किया था। ये मूवी जो है वो साउथ की मूवी थी कंचना, उसकी रीमेक थी। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट मूवी आंसर होगा तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, अजय देवगन और काजोल की ये मूवी है, मेन एक्टर हैं और ये मूवी ओम राउत के डायरेक्शन में बनी है। इसमें अजय देवगन तो ही हैं, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, इन सब ने प्रोडक्शन किया है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में जो कहानी थी तानाजी मालुसरे, उसके जीवन के इर्द गिर्द पर ये कहानी बनाई हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी अवार्ड दिए गए हैं, तो उन सब अवार्ड को एक बार फिर से देख लेते हैं और बाकी अवार्ड को भी लेते हैं। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को। बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है तानाजी द अनसंग वॉरियर को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कियारा आडवाणी को।
क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म दिल बेचारा के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है पैरासाइट को, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है के मेनन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अनुराग बसु लूडो फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के लिए मिला है अवार्ड राधिका मदान को अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी रोल के लिए मिला है कुणाल केमू को लूट केस फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वेब सीरीज़ बेस्ट एक्टर बॉबी देओल को, ठीक है, वेब सीरीज़ के लिए बेस्ट एक्टर। और वेब सीरीज़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है सुष्मिता सेन को। वेब सीरीज़ थी आर्या। बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड मिला है स्कैम को। ओके, तो ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसका ये अवार्ड 2021 का है, ठीक है। ये सरकार अवार्ड नहीं देती है, बल्कि एक संगठन है, प्राइवेट बॉडी है, वो ये अवार्ड देता है। और साल दर साल चूँकि अवार्ड दिया जा रहा है तो इसलिए इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी जो घोटालेबाज था, तो उसने पंजाब नेशनल बैंक के हजारों करोड़ों रुपए का घोटाले किया था, लोन धोखाधड़ी की थी, तो उसमें वांटेड है। लंदन के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जज ने ये आदेश दिया है, मंजूरी दी है कि नीरव मोदी को भारत भेजा जा सकता है। जज का मानना है कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 2 साल तक मुकदमा चला था, उसके बाद जज ने ये फैसला किया है, ठीक है। और हालांकि अभी भी इतना आसान नहीं है प्रत्यर्पण। देखिए, अब ये मामला वहाँ के हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम की सरकार ये तय करेगी कि नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि जैसे भगोड़ा जो शराब कारोबारी है विजय माल्या, उसको भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति तो अदालत ने दे दी, हाई कोर्ट ने भी दे दी, लेकिन यूके गवर्नमेंट जो है, यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार है, वो कानूनी जटिलताएं बताकर अभी तक उसको भारत सौंपा नहीं है फरवरी 2021 तक, ठीक है। तो हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन अदालत ने कर दिया है। भारत जो है वो अपने तरफ से प्रयास कर रहा है, इंडियन एजेंसी कोशिश कर रही है। तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2021 में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र अब 60 साल कर दी है, बढ़ा दी है? फरवरी में किस राज्य सरकार ने बढ़ाई? आंसर होगा तमिलनाडु। वहाँ पर चुनाव भी होने जा रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, तो उन्होंने ही राज्य विधानसभा में अभी हाल ही में इसकी घोषणा की। ओके, तो 59 से 60 ईयर रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, 1 साल बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नए एयरपोर्ट को विमान नियामक महानिदेशालय यानी DGCA डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने फरवरी 2021 में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन की मंजूरी दी है? आंसर होगा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। तो अब उत्तर प्रदेश में ये तीसरा एयरपोर्ट बन गया है जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक तरह से दर्जा मिल गया है। कौन है? पहला तो लखनऊ का है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तीसरा ये कुशीनगर। ओके, और देश का 87वां लाइसेंस मिला है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने का। ये यूपी में कहेंगे तो तीसरा है और देश में कहेंगे तो 87वां है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिकेटर यूसुफ पठान ने फरवरी 2021 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? आंसर होगा उपरोक्त सभी तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑलराउंडर थे यूसुफ पठान, तो 26 फरवरी को उन्होंने ये इसकी घोषणा की। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी किया है और उसमें पूरी बातें लिखी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। बॉलर आर विनय कुमार, उन्होंने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है फरवरी 2021 में? आंसर होगा उपरोक्त सभी। कर्नाटक के तेज गेंदबाज हैं आर विनय कुमार, तो उन्होंने भी 26 फरवरी को संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI का अध्यक्ष इन प्रेसिडेंट दोबारा किसे चुना गया है? आंसर होगा दुष्यंत चौटाला। ओके, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको फिर से
ये अध्यक्ष चुन लिया गया है, प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO, उसका नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? आंसर होगा ए शक्तिवेल। ओके, ए शक्तिवेल को चुना गया है। वो तिरुपुर के पॉपिज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और मालिक हैं। ठीक है, तो उनको ये चुना गया है। कई बैंकों के निदेशक मंडल में भी रह चुके हैं वो। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए फरवरी 2021 में बांग्लादेश ने दवा है एक कीटोप्रोफेन उस पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर होगा गिद्ध। ओके, इस दवा का इस्तेमाल मवेशियों के इलाज के लिए होता है, दर्द निवारक दवा है, दर्द से आराम मिलता है, लेकिन ये गिद्धों के लिए विषैला है। गिद्ध के किडनियाँ खराब हो जाती हैं इससे, तो इसके बाद बांग्लादेश ने ये प्रतिबंध लगाया है। और इससे 10 साल पहले भी बांग्लादेश ने एक और दवा पर प्रतिबंध लगाया था, खासतौर पर गिद्धों को बचाने के लिए। ठीक है, दुनिया भर में गिद्धों की 16 प्रजातियां पाई जाती हैं और धीरे धीरे विलुप्त प्राय हैं। इनमें से 11 जो हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम SS कैथरीन जॉनसन रखा है, तो वो कौन है? आंसर होगा महिला गणितज्ञ। ओके, महिला गणितज्ञ थी वो। कैथरीन जॉनसन एक ब्लैक अमेरिकी महिला थी और उन्हीं के दिए आंकड़े के आधार पर 20 फरवरी 1962 को जॉन ग्लेन जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बने थे, पहले अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक। ठीक है, तो उसी उड़ान की 59वीं वर्षगांठ पर नासा ने कैथरीन के नाम पर SS कैथरीन जॉनसन नामक एक यान जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भेजा है। 22 फरवरी को वहाँ पर पहुँचा है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, और हाँ, अभी जो आपने देखा पूरा वीडियो उसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी PDF अवेलेबल हैं। 2020 का करंट अफेयर्स बुक भी अवेलेबल है। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।